नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे। नए दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ, नए विचार और नई चर्चा के साथ करेंगे। और आज का हमारा सबसे ज्वलंत विषय है कि कोरोना की बदलती हुई लहर के बीच जो स्कूली फीस का जो कहर जारी है अभिभावकों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं इंदौर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जो अभिभावक हैं, जो पालक हैं, जो माता पिता हैं, कहीं ना कहीं उनको परेशान किए हुए हैं। और यही कारण है कि इसी विषय को लेकर के आज हम अपनी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमानों के साथ। और अपने दर्शकों का अपने मेहमानों से हम परिचय करवा दें। हमारे बीच मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से सेक्रेटरी रोशन सिंह शेखावत जी। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच हिमेंद्र पंवार सिंह जी, धार के महाराजा, साथ ही धार पब्लिक स्कूल के संचालक भी हैं। परिचय में आपको बता दें कि एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दिल्ली कॉलेज जैसे स्कूल को बीते दिनों कटघरे में खड़ा किया, और साथ ही एफआईआर भी हुई महाराजा साहब पर। ये बेहद ही हैरतअंगेज मामला रहा, क्योंकि संचालक होने के साथ साथ विडंबना यह है कि अभिभावक भी हैं महाराज जी। हमारे बीच चंचल गुप्ता जी हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप अध्यक्ष हैं जागृत पालक संघ के। और चर्चा का विषय ये भी बनता है कि आप समय समय पर, जब से पेंडेमिक का दौर चला, अगर 2020 मार्च से लगाकर अभी तक की बात की जाए, तो आप समय समय पर विद्यार्थियों की, अभिभावकों के विषयों को लेकर के सड़क पर मोर्चा बुलंद करते हुए नजर आए, और जो कि बेहद तारीफ के काबिल है। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच एमडी रेड 9 टीवी मौजूद है, बंटी माहौरे जी। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इसलिए भी कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में भी हैं, साथ ही एक अभिभावक की भूमिका में भी हैं, क्योंकि आपके घर में भी लगभग 3 से 4 बच्चे जो हैं, जो वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू के माध्यम से अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और विषय की शुरुआत और चर्चा की शुरुआत करते हैं रोशन जी आपसे, कि क्या प्राइवेट स्कूल आधी फीस में बच्चों का भविष्य निर्धारण अभी नहीं कर सकते पेंडेमिक के दौर में? बिल्कुल। अगर पालक और स्कूलों के बीच में ये जो कड़ी और ये जो ब्रिज था, वो धीरे धीरे वास्तव में इस पेंडेमिक के दौर में ब्रेक हुआ है, हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सभी पक्षों में और सभी लोगों को इस पेंडेमिक के दौर में आर्थिक रूप से बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा है। जी। हम भी चाहते हैं, पिछले 1.5 साल हो चुके हैं, एक बड़े स्कूल, छोटे स्कूल, मध्यम स्कूल, सभी के पेरेंट्स के क्राइटेरिया, उनके सोर्स ऑफ इनकम और उनका सोर्स ऑफ इनकम चले जाना या कम हो जाना निश्चित रूप से आज का ज्वलंत विषय है। जी। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम वापस स्कूलों में लौटाएं, उस बगिया में लौटाएं जिस बगिया के वो फूल हैं, जिस बगिया में वो पल्लवित पोषित होते रहें। जी। लेकिन इस पेंडेमिक के दौर ने निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को भी प्रभावित किया है और स्कूलों को भी निश्चित रूप से प्रभावित किया है। आपका जो कथन है कि फीस कम कर दी जाए, निश्चित रूप से हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा जो हमारी जितनी फीसेस थे, उसको जैसे ही सरकार के आदेश आए, हम लोगों ने सिर्फ ट्यूशन फीस को सर्वोपरि माना और ट्यूशन फीस ही ली जा रही है। रोशन जी, आपकी इस ट्यूशन फीस पे ही लगातार अभिभावकों ने मोर्चा बुलंद किया हुआ है, और इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे चंचल भाई आपसे, चंचल गुप्ता जी, क्योंकि ट्यूशन फीस में सारी फीस इंक्लूड कर दी है, मेस का खर्चा भी उसी में कर दिया है, बल्कि बच्चे जा नहीं रहे हैं तो खा भी नहीं रहे हैं, स्पोर्ट्स का खर्चा बच्चों का हो नहीं रहा है, टीचर्स आधे कर दिए, स्टाफ आधे कर दिए हैं, ट्यूशन फीस में ही सारा स्ट्रक्चर बैलेंस कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस हाथ से या उस हाथ से पैसा तो पूरा लेना है, कैसे देखते हैं? ये ट्यूशन फीस सुनने में बड़ा छोटा शब्द लगता है कि हाँ ट्यूशन फीस, मतलब अभी तक हमारे दिमाग में जो ट्यूशन फीस की इमेज थी वो ये थी कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी वहाँ पे 1 लाख रुपए फीस है, 80,000 रुपए फीस है, तो वो जहाँ ट्यूशन जाता है 2,000-3,000 रुपये महीने उसकी ट्यूशन फीस होती है। जी। तो ट्यूशन फीस का शायद जब सरकार ने आदेश जारी करा तो सरकार के भी समझ में ये चीज रही होगी कि ट्यूशन फीस बहुत कम होती होगी, और स्कूल जब फीस लेते हैं उसमें कई तरह की सुविधाएं देते हैं, तो अलग अलग हेड में वो सारी फीसें ली जाती होगी, और ट्यूशन फीस का एक उसमें नॉमिनल हिस्सा रहता होगा। सरकार ने ये माना था कि चूंकि इस समय लॉकडाउन है, पेंडेमिक है, सभी स्कूल बंद हैं और स्कूलों के खर्चे काफी घटे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए पालकों को राहत देने के लिए ये आदेश जारी किया गया था कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस लेंगे। जी। पर दुर्भाग्य से
मध्य प्रदेश के अधिकांश स्कूल जो फीस लेते हैं वो ट्यूशन फीस के ही रूप में होती सर है। अधिकांश ने नामचीन कर दीजिए ना, इसको कर दीजिए कि जो नामचीन स्कूल हैं, जो बड़े बैनर हैं, जो बड़े नामचीन स्कूल्स हैं, उन्होंने ट्यूशन फीस का, स्कूल फीस का बाइफरकेशन दिया जाता है जी, वहाँ भी लगभग 80% फीस ट्यूशन फीस के रूप में ली जाती है। जी। अदर हेड में जो लाइब्रेरी, मैथ्स, लैब, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, एनुअल फंक्शन, वो एक बहुत नॉमिनल हिस्सा होता है सिर्फ दिखाने के लिए कि इसकी हम अलग से फीस ले रहे हैं। पर मेजर हिस्सा वो बड़े स्कूल, नामचीन स्कूल मान लें, या जो मिडिल साइज के स्कूल है, वहाँ पे मिडिल साइज के स्कूलों की अगर बात करें तो वहाँ स्थिति ये है कि पूरी फीस ट्यूशन फीस के रूप में ली जाती है और किसी तरह का फीस का बाइफरकेशन नहीं दिया जाता है। तो ये सरकार की समझ की कमी रही या किसी तरह का दूसरी मंशा रही कि वो ट्यूशन फीस का एक आदेश जारी करके उन्होंने पेरेंट्स को असमंजस में छोड़ दिया कि अब पेरेंट्स को दिखाने के लिए राहत भी दे दी गई कि आपको अदर खर्च नहीं देना है और पेरेंट्स को वो सभी शुल्क आज तक देना पड़ रहे हैं। दूसरा ये था कि जब सरकार ने ये आदेश जारी किया था पिछले साल अप्रैल में, उस वक्त कोरोना की और लॉकडाउन की शुरुआत थी और ये माना जा रहा था कि आने वाले 1 महीने 2 महीने में सब चीज़ें बदल जाएगी और वापस सामान्य जीवन की तरफ हम लौट जाएंगे। और उन परिस्थितियों को देखते हुए एक कुछ समय के लिए आदेश मैं समझता दिया गया था, पर जब लगातार 15-16 महीने हो गए हैं, आज भी अभी भी कुछ समझ में नहीं आता कि आने वाले समय स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। आने वाला समय भी किस तरह से जाने वाला है, अनिश्चितताओं का दौर है। तो सरकार को इसमें एक ठोस निर्णय लेना चाहिए और दोनों पक्षों का इसमें ये बहुत बड़ा विषय आपने उठाया कि सरकार को कहीं ना कहीं मध्यस्थता ठीक से करनी चाहिए थी, अभिभावकों की भी सुननी चाहिए थी, निजी स्कूलों की भी सुननी चाहिए थी और विद्यार्थियों की भी सुननी चाहिए थी। कोई पढ़ना तो नहीं है। बंटी जी कैसे देखते हैं सरकार का जो एक बेहद निष्क्रिय रवैया रहा? प्रियंका जी, मैं सबसे पहले स्कूल वालों के पक्ष में बोलना चाहूँगा कि स्कूल वालों ने सरकार के खिलाफ लॉबिंग बहुत अच्छी की है जी। उनको कोई लेना देना नहीं है कि थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी। उनका एक ही मकसद है कि हम एक बार बच्चों को स्कूल बुलाएं, स्कूल खोल दें, उनसे फीस ले लें और फिर 1 साल स्कूल बंद हो जाए। इसमें स्कूल वालों की लॉबिंग बहुत अच्छी है। पेरेंट्स चूंकि एक जैसे भाई साहब ने कोशिश की है एक संघ बनाने की, पेरेंट्स इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे। मतलब मेरी कई सारे लोगों से बात होती है, उनका ये कहना होता है कि भाई स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप गए किसके पास? तो बोले यार किसके पास जाए, कुछ समझ में नहीं आता। स्कूल वाले बोलते हैं कि आपको पढ़ाना तो पढ़ाओ, तो ऑनलाइन क्लासेस में बंद कर देंगे। ये एक भय का माहौल तो खैर अभिभावकों के मन में है ही सही। मैकेनिज्म नहीं बनाया है कि भाई अगर आपको स्कूल परेशान कर रहा है तो उस पर आप कार्रवाई करो, या उसके पास जाए किसके पास? पालक संघ का है, जैसे आज अगर मैं बोलूँ कि मेरे को जागृत पालक संघ में किसी से मिलना है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है क्योंकि वो प्रमोट कर ही नहीं रहे। अच्छा, उसके खिलाफ आप लॉबिंग स्कूल की देखिए, 10th के स्कूल चालू कर दिए, 9th के। अरे भैया जो थर्ड वेव आ रही है वो आई बच्चों के लिए रही है। सरकार ने 120 दिन की डेडलाइन दी है। आप देखें गोवा ले लीजिए, चंडीगढ़ ले लीजिए, केरल ले लीजिए, बिल्कुल ठीक शुरुआत हो चुकी है। पर हमारे यहाँ लॉबिंग कर रहे हैं कि आप स्कूल चालू कर दो। क्यों स्कूल चालू कर दो? जैसे पहले दिन बच्चा आएगा उसके हाथ में नोटिस देंगे कि आपके पापा को बोलो फीस जमा कराएं। बिल्कुल ठीक। उनका ये बिल्कुल सही विषय है कि, और इस बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब कोरोना ने महाराजा साहब इंडिया में दस्तक दी थी, भारत में दस्तक दी थी, तब मुझे नहीं लगता कि किसी अभिभावक ने जाकर के स्कूल प्रबंधन से बोला होगा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए। ये तो एकाधिकार के साथ ये डिसीजन ले लिया गया कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने प्रश्न। और दूसरी बार मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ। देखिए, हर स्कूल को समझना पड़ेगा कि अपना पेरेंट कौन है। हमने धार प्रदेश के नाते पहले आइडेंटिफाई करा कि हमारा पेरेंट कौन है, उनकी आमदनी कितनी है, उनका बेसिक सेटअप क्या है। मैं तो एज अ स्कूल ओनर मैं भी चाहता हूँ ऑनलाइन शुरू कर, सब 5 मोबाइल खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, ये उचित नहीं है जी। पहले तो अपन पेरेंट्स से ना बात करें कि सर अपन लोग एक हैं। सबसे पहली जो हमने सेतु समिति बनाई, कोविड सेतु, उसका उद्देश्य ये था कि पेरेंट्स को कॉन्फ्रेंस, वही तो है, उनके बच्चे हैं, आप क्यों स्कूल को तेज हो रहा है। अगर आप आज ऑनलाइन भी चालू करेंगे तो वो टीचर को भी उम्मीद बांध दी आपने तनख्वाह की। आप पहले टीचर, बच्चे, पेरेंट्स सबको कॉन्फ्रेंस लेके एक रास्ता निकालें और फिर करें। सरकार ने इस प्रकार से ट्यूशन फी भी हुआ, ट्यूशन फी की डेफिनेशन ही नहीं दी आपने। आप उसको डिफाइन तो कर दें कि साहब ऑडिट रिपोर्ट में जो ट्यूशन फी जो मेरी समझ स्कूल में होती है, शिक्षकों की तनख्वाहें और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका खर्चा होता है, जो उसका क्लासरूम यूटिलाइज कर ली, वो 15% अन्य रहता है। इसमें आप एक डे स्कॉलर स्कूल है, कितना स्पोर्ट्स खिलाएंगे आप जी? बड़े स्कूल ज़्यादा खिलाते हैं, हम धार से की जगह में आप कितना स्पोर्ट्स करेंगे? तो वो तो हमारे यहाँ स्कूल में ही खेलता है, उसका फ्री भी बच्चों को जब चाहे ग्राउंड इस्तेमाल कर सकता है। तो ट्यूशन फी का मैं निवेदन करूँगा सरकार को, डीओ साहब को, हर एक जिले के, कि स्पष्ट करें पेरेंट को भी और स्कूल को
कि और ट्यूशन स्कूल- फीस कितनी हो। जी बिल्कुल सही बात। उसके कौन सा प्रपोर्शन, ट्यूशन फी के अंतर्गत क्या क्या खर्चे होते हैं। जी ट्यूशन फी सरकार ने बोला सबको समझ में आ रही है, जैसे गुप्ता जी ने बोला था मैं 2000 रुपए बच्चे की ट्यूशन देता हूँ, तो स्कूल की फीस का अतिरिक्त दे रहे हैं। तो स्कूल में ट्यूशन फी का बाइफिकेशन होना चाहिए और इस कोरोना काल के बाद हर स्कूल को इसको देना चाहिए कि भैया मैं ट्यूशन में इतना खर्चा करूंगा, स्पोर्ट्स में इतना करूंगा, एनुअल डे आप चाहते हैं करना, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते फीस मत दीजिए, बिल्कुल सही अपन एक बात। साल एनुअल डे छोड़ देंगे, क्योंकि पैंडेमिक के बाद कोई पेरेंट या कोई स्कूल अभी अपने बच्चों का एनुअल डे में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं सही है। बात है। कारण ये है कि वो पैसा पेरेंट से लिया जाता है, जी स्कूल ये भूल जाते हैं कि ये पेरेंट का हार्ड अर्न मनी है बिल्कुल सही और बात। बड़े दर्द के साथ वो लाके देता है, उसको कतई पसंद नहीं कि उसको नोटिस जाए, क्योंकि जी। उसकी एक सम्मान है समाज में। बिल्कुल। तो स्कूल को ये ध्यान रखना है कि पेरेंट की भी उसकी गरिमा है, उस ये बच्चे को- रोशन जी कैसे देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है पवार साहब ने, और ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि सीबीएसई बोर्ड अगर पैटर्न एक ही है तो भले इमारत बहुत बड़ी हो या छोटी हो, स्कूल भले कॉलोनी के चौराहे पर हो या शहर से बाहर हो, पढ़ाई की सामग्री तो एक समान है, तो फिर ये ट्यूशन फीस अलग अलग क्यों है? दिल्ली कॉलेज की अलग है, चमेली देवी की अलग है, अग्रवाल पब्लिक की अलग है, आईपीएस की अलग है, ऐसा क्यों? जी प्रियंका जी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये भारतीय जनमानस में ऐसा है कि हम लोग एक कॉलोनी के कॉर्नर पे जो एक स्कूल होता है जी। या कॉलोनी के कॉर्नर पे एक चाय की दुकान होती है, वहाँ पे 5 से 6 रुपए में भी चाय बिकती है। बिल्कुल। और अगर हम एक होटल में जाते हैं तो इस तरह से मानसिकता बना रखी है लोगों जी। ने। हमारा ये कहना है, सब हम ये सारा डिस्कशन बिल्कुल करते रहेंगे, हो सकता है कि इसको हम लोग अगले पेंडेमिक के जो 3rd वेव वहाँ तक भी लेके जाएं। बिल्कुल सही। मेरा इन सारी चीज़ों से अलग एक कहना है, जैसा कि पिछले 2 हफ्ते पहले ICMR और एम्स ने एक जो बच्चों के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का एक ट्रायल कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि 60 से 70% जो बच्चे थे 6 साल तक की उम्र के, उन बच्चों में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी थी। जी पिछले पूरे 1.5 साल के कोरोना काल में 170 देशों में विद्यालय छोटे बच्चों के, जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, उनके विद्यालय संचालित हो रहे थे, चल रहे थे, वो पेंडेमिक का पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको पालन कर रहे थे। अब हम इस डिस्कशन को अगर और आगे भी लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से पेरेंट्स का अपना व्यू है, स्कूलों की भी ऐसा नहीं है, स्कूलों ने टीचर्स की जो आप बात कर रहे हैं, टीचर्स को भी सबसे बड़ा एक ऐसा तबका है स्कूल जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को अभी भी रोजगार से बांधे रखा है। बिल्कुल। एक और चीज़ है कि उसके साथ में सरकार के द्वारा हमारे दूसरे जो खर्चे हैं उनमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, बिजली का बिल हुआ, टेलीफोन का बिल हुआ, आज भी जो बिजली गाड़ियां का बिल खड़ी पहले से तो कम ही आ रहा होगा, जब जी। स्कूल बंद है, जी, अंदर कोई जो प्रक्रिया खड़ी चल ही गाड़ियां- नहीं रही, कोई गतिविधि चल ही नहीं रही है, जी, तो बिजली गाड़ियां- का बिल तो आपका ऑटो मोड पे बहुत कम हो गया होगा। नहीं बिल्कुल, जो गाड़ियां आज खड़ी हुई जी। हैं उन गाड़ियों का टैक्स सरकार को जा रहा है, जी इंश्योरेंस के प्रीमियम उनको जा रही है, जी। EMI बैंक को जा रही है, जो किराए से छोटे स्कूल चला रहे हैं उनका रेंट कहीं कम नहीं हुआ है, EMI बैंकर्स ने छोटे स्कूल्स की सूद तो शायद बड़े स्कूल्स ने ली ही नहीं कभी। जी, अगर और- ऐसा होता तो शायद 400 से ज्यादा छोटे स्कूल बंद नहीं हुए होते, शायद आपकी जी, जानकारी जी, में जी, होगा। हम- चंचल गुप्ता जी कैसे देखते हैं, शिक्षा को पहले सामाजिक सरोकार से देखा जाता था, समाज में जागरूकता फैलाने का एक माध्यम शिक्षा माना जाता था, अब तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया एक तरीके से। कई लोग तो शिक्षा को शिक्षा माफिया भी कहते हैं कि धंधा हो चला है शिक्षा का। कैसे देखते हैं? आपने स्वयं स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट को उजागर करने के लिए कहा था, पर वो आज तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली। देखिए, कागजों में आज भी जो लिखा है सरकार की तरफ से, जो नियमावली लिखी है, वो ये कि स्कूल एक चैरिटेबल संस्था होती है, वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है। जब हाईकोर्ट में भी ये केस गया था तो CBSE की तरफ से ये दलील दी गई थी वहाँ पे कि सभी स्कूल मध्य प्रदेश में किसी भी बोर्ड के हों, वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कोई कमाई करने का साधन नहीं है। पर दुर्भाग्य ये है कि सरकारी नीतियों की जो कमी रही है और सरकार की इच्छा शक्ति की जो कमी रही है, उसके चलते पूरा जिसको बोल सकते हैं जो शिक्षा की व्यवस्था है वो शिक्षा माफिया के नाम से या इस कई तरह की मतलब इस तरह की उपाधियाँ दी जाती है जो शायद ठीक नहीं है पूरे समाज के लिए। जी। पर इसके लिए पूरी तरह से समाज के साथ साथ सरकार भी दोषी है। जैसा रोशन जी ने बताया कि लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि हमको हमारे बच्चों को बड़े स्कूलों में भेजना है, नामचीन स्कूलों में भेजना है। जी। उसी तरह सरकार ने भी पिछले हम 15-20 सालों से देखें तो धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को लगातार सरकार बंद कर रही है और उनकी व्यवस्थाएं दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। जी। तो मजबूरी है कि हमें अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजना है।
और निजी स्कूलों को भी जहाँ तक देखें कि सरकार ने जो नियम बनाया कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पर निजी स्कूलों की फीस को कंट्रोल करने के लिए कभी सरकार ने किसी तरह की पहल नहीं करी। 2009 से लगातार हम लोग और कई संस्थाएं इसके लिए काम कर रही थी और लगातार मांग करी गई, हाई कोर्ट में पिटिशंस लगी इसको लेके। 5-6 साल तक इसके लिए कई प्रदर्शन हुए, कई तरह के कार्य करने के बाद 2015 में एक कमेटी सरकार ने बनाई थी, मध्य प्रदेश सरकार ने, और फीस रेगुलेटरी एक्ट का एक खाका तैयार करने का प्रयास शुरू किया था। 2 साल की पूरी एक्सरसाइज के बाद 2017 में एक फीस रेगुलेटरी एक्ट बना, उसका नोटिफिकेशन हुआ। उस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे प्रावधान थे, अगर वो तत्काल लागू हो जाता तो निश्चित रूप से निजी स्कूलों की फीस को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि वो एक्ट लागू होते से कि 3 साल की बैलेंस शीट निजी स्कूलों को जिला प्रशासन के पास सबमिट सौंपना पड़ता जी। तत्काल वो एक्ट लागू होता, वो उनको 3 साल की पिछली ट्रांसपेरेंसी भी हो जाती है उससे काफी हद तक। उस 3 साल की बैलेंस शीट को ऑडिट करके और एक उसमें 14 तरह की मद उस एक्ट में डिफाइन की गई थी, जिसमें ट्यूशन फीस एक हिस्सा था पूरी फीस का, 14 हेड मिला के स्कूल की फीस तय होती जी। तो चूंकि उस वक्त तक स्कूल सभी मदों में अलग अलग शो करके एक फीस निर्धारित करते थे, जिसमें ट्यूशन फीस एक हिस्सा होता था, पर ये इतनी मजबूत एक लॉबी है निजी स्कूलों की, जो अभी सर ने बताया था कि इनकी लॉबिंग इतनी तगड़ी रही कि वो जो 3 साल की बैलेंस शीट इनको देना थी, वो 3 साल की बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए वो 3 साल तक वो एक लागू नहीं हुआ। पिछले 3 सालों से ही ये शुरू हुआ है सिस्टम की स्कूल पूरी फीस को ट्यूशन फीस के रूप में लेने लगे हैं, या ट्यूशन फीस का 80-90% हिस्सा होकर बाकी 10% में सारी इन्होंने फीसेस उसमें दिखाना शुरू करी है। और जब वो 3 साल पूरे होने के बाद पिछले 1 साल से जब से ये कोरोना काल चल रहा है, निजी स्कूलों की फीस का विवाद है, लगातार उसकी मांग करने के बाद दिसंबर 2020 में वो एक्ट लागू हुआ है जी। उस एक्ट को भी अगर आज भी सरकार ईमानदारी से लागू कर देती तब भी काफी हद तक खत्म हो सकता था, ये जो पूरा विवाद था। गुप्ता जी की बात पे मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से फीस अधिनियम जो बना है उसमें पालकों को स्कूलों की फीस समय पर और पूरी जमा करने के ऊपर भी अधिनियम में निश्चित रूप से कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में परेशानी ये रही कि हम फीस के कॉन्फ़िगरेशन वाइफिगरेशन पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स के द्वारा 19-20 सत्र की 20-21 सत्र की और अभी 21-22 तीसरा वर्ष है, कई पालकों के द्वारा फीस भ्रम की स्थिति में होते हुए जमा आज तक नहीं करी गई है, जिसका खामियाजा आज जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 400 स्कूल 400 क्या 4000 भी बहुत जल्दी हो जाएंगे अगर इसी तरीके से पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में ये खाई अगर नहीं पाटी गई। मेरा एक कहना है कि गुप्ता जी से भी कि आइए गुप्ता जी, हम ये जो क्रैक्स हो गए थे पिछले 1.5-2 साल में कोरोना काल में, इसको दूर करें। हम फीस के ऊपर ही निर्भर नहीं है, फीस की बात आप भी थोड़ा सा पीछे हटें, हम भी पीछे हटने को, जैसा आपने फीस का 50% बोला, ठीक है, हम भी उस चीज को मानने के लिए तैयार होंगे। हम एक बहुत बड़ा विषय है कि आप 50% फीस के लिए राजी हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं बंटी जी, वापस विषय वही आ जाता है कि पहले स्कूल फीस बताइए ना कि मतलब कितनी हुआ करती थी ट्यूशन फीस? आपके भी घर में बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसे सर ने बताया, आपने बताया कि सारे अधिकांश चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो स्कूल चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने का उनका मकसद ये है कि सरकार से एक अनुदान में एक जमीन मिलती है, जो 1 रुपये स्क्वायर फीट, आप खंडवा रोड पे देख लीजिए, लाइन से जितने स्कूल है सबको 1 रुपये स्क्वायर फीट में जमीन मिली है। जब उनको 1 रुपये स्क्वायर फीट में हजारों लाखों स्क्वायर फीट जमीनें मिली, तो उनसे ये बोला गया था कि भाई आप इसको कैसे चलाओगे? उन्होंने कहा सब हम धार्मिक मतलब संचालन करेंगे कि सब हम नॉमिनल फीस लेंगे, हम नॉमिनल अच्छी शिक्षा देंगे। शुरुआत वहाँ से करी, उसके बाद उनका कोई कंट्रोल नहीं था। आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वही बात है कि सरकार का एक सरकार की जो नीतिगत वो होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, वो नहीं है सरकार ने। अच्छा महाराजा साहब, आप स्वयं भी धार पब्लिक स्कूल के संचालक भी हैं, आपके स्कूल में क्या तब्दीलियां हुई पिछला 1 साल? आपके स्कूल के लिए, स्कूल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए, टीचर्स के लिए, उनके लिए भी एक समान ही रहा? टीचर्स और स्कूल की बात करें, पेरेंट्स के साथ टीचर्स एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वो मेरी जवाबदारी में, संस्था की जवाबदारी में, और उनको किसी तरह मध्यम नहीं छोड़ा जाता। तो उनको कॉन्फ्रेंस लेके उनकी सैलरी चलती रही, अक्टूबर तक उनकी पर्याप्त सैलरी रही। जब विकट परिस्थिति और फीस नहीं आने लगी तो सभी टीचर्स आज भी उस सैलरी पेएबल है, मेरे साथ बहुत बोल करके उनकी पेएबल है। आज नहीं है संस्था का पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको कार्य जो करा है वो पेएबल है।
जी। सो इम्पोर्टेंट चीज ये रही कि जितना आया उतना टीचर्स में गए, तो स्कूल का उसको सेविंग का सवाल उठता है, क्योंकि उनके भी घर चल रहे हैं, कोई आई डोंट नो द बैकग्राउंड हर टीचर का, तो वो तो रही। हाँ सवाल कि 1.5 महीने पहले जब डीओ साहब एजुकेशन ने मुझसे पूछा कि आप करना क्या, तो मैं कहा साहब आप सरकार है, आप बताइए मुझे। तो एक पेरेंट्स, स्कूल और स्कूल के संचालक मंडल की मीटिंग हुई, जिसमें डीओ धार थे एजुकेशन और एडिशनल डीओ असिस्टेंट डीओ साहब, उन्होंने पेरेंट्स की डिमांड रखी मेरे सामने कि साहब पेरेंट्स सब चाहते हैं 20% फीस का 2020-21 खत्म करें। मैंने कहा साहब डन है। मैंने कहा साहब मैं ये मेरी घर के लोग हैं, मेरी शहर के लोग बाहर से आएंगे, आप 20% संतोष है, मैं हाथ जोड़ के हाँ करता हूँ, आप जब चाहें जब वो भर ले अपने आगे के साल की पढ़ाई शुरू करें। पुनः इस वर्ष जब आई बात पेरेंट्स की डिमांड पे 50% फीस कर दी, सबने कहा 50% हमको पड़ेगा, 50% करके और अभी बड़ी अच्छे स्वाद और वातावरण में ऑनलाइन क्लासेस चल रही। तो यही मैं स्कूल्स को भी निवेदन करूँगा और पेरेंट्स को भी कि आप जो दोनों साइड में बैठे हैं उनको ब्रिज एक करें, चाहे आपका चैनल का माध्यम ब्रिज हो, चाहे एमडी साहब के माध्यम ब्रिज हो, कि ये दूरियां मत बढ़ाओ। समाज में अब दूरियों की जरूरत है, अभी एक दूसरे का साथ। तो दूरियां तो पैदा कर दी ना सर, जब आपने आपके बच्चे के लिए आवाज उठाना चाहा तो आप ही के विरुद्ध कार्रवाई कर दी, तो ब्रिज का काम तो कोई करना चाहता नहीं है। ये तो ये है कि मतलब बोला जा सकता है कि आपसी रंजिश के तहत आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कैसे देखते हैं गुप्ता जी आप? ये जो आदरणीय कुमार साहब ने बोला या रोशन जी ने बताया कि ब्रिज का काम करना चाहिए, निश्चित रूप से मध्यस्थता के माध्यम से ये चीजें सुलझना थी। और हमको भी इसका अफसोस है कि पिछले 15-16 महीने से जिस तरह का आपसी वातावरण स्कूल संचालकों के बीच में और पेरेंट्स के और हमारे बीच में बना है, आप बच्चों के मन में भी अपनी टीचर के प्रति पहले जो रिस्पेक्ट होता था, जो भय होता था, वो कहीं ना कहीं आप उस बच्चे की विचारधारा भी बदल गई है, क्योंकि निजी स्कूलों ने फीस वसूली की सारी जिम्मेदारी क्लास के टीचर्स को दे दी है। वो ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों को फीस के लिए लगातार टॉर्चर करती है, फीस नहीं भरी होती है तो बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा विषय है बंटी जी, क्या आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है ऑनलाइन क्लासेस से? बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन तो हो ही नहीं पा रही है। मैं ऑनलाइन के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मजबूरी है कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हमारे बच्चे को अगर हम क्लास में नहीं पढ़ाते तो हमारा बच्चा पीछे हो जाएगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं 2 साल के लिए जितने समय तक पेंडेमिक में अपने बच्चों को घर बिठाता, क्योंकि मजबूरी है कि हमारे कल्चर है, आसपास की देखा देखी है कि भाई वो आगे जा रहा है, हम भी चलो, तो भेड़ चाल है। बाकी बच्चों का अगर आप मेंटल लेवल देखें तो कोई ग्रोथ नहीं। आज से 2 साल पहले जिस क्लास में था उसी क्लास के आगे का आज तक उसको गया मेरे आए नहीं, सभी जगह का मामला। उसके बाद जब मैडम पढ़ाती है तो मैंने भी कई बार देखा है, तो वो मैडम का एक जो तरीका है पढ़ाने का या बच्चों से बात करने का तरीका है, वो मतलब ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे ऐसा है तो क्लास में क्या हो रहा है। खैर ये विषय तो महाराज साहब आपने भी उठाया था, साथ ही आपके बात से सहमति दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डीडी वार्डन बड़ा अच्छा होता है कि कमरा आप अलॉट कीजिए, जिस कमरे में कोई आएगा जाएगा, लैपटॉप रखा, साउंड प्रूफ रहना चाहिए। मैंने कहा साहब कौन सी मूवी बन रही है, दबंग 3 बन रही है, दबंग 4 बन रही है, सही बात। हाँ जी, ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है जो गुप्त रूप से करवाई जा रही है? इसमें उल्लेखनीय था कि व्हाइट शर्ट पहनना आपको, साहब यूनिफॉर्म भी चाहिए अपनी शिक्षा में, यूनिफॉर्म अभी कहाँ आएगा? यूनिफॉर्म जब होता है जो आप ऑन ग्राउंड हो, बिल्कुल सही बात है। तो जब मैं एक दिन अचानक गलती से घुसा तो टीचर बच्चे को डांट रही जी, एंड वाज वेरी फिल्दी डिस्कशन, मतलब जो उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में पढ़ा रहे हो डांट मार तो ही जी। तो आपको ये तरीका अपना है कि टीचर बोले बच्चों को तो अपना माइक म्यूट कर लो, तो आपको और आसान से बच्चे सुन पाएंगे। अब वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रही हैं, तो प्रथमेश्वर सिंह पवार युवराज साहब जो 70-72% आते थे वो आ गए 42%। घर में आराम के साथ साथ 42% पे आ गए। फिर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे दिया, बहुत मिलनसार है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। मेरे को पता नहीं कौन मेरे अनुपस्थित में आकर उनका खेल देखे है क्या उनकी मिलनसारी था, क्योंकि उनको मिली नहीं किसी को। कोविड का पहला प्रोटोकॉल ही मिला नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब मैं आपसे मिला पूरे मिला, आज भी मिले तो अपने पूरा सैनिटाइज करके कोविड प्रोटोकॉल मान के आपके साथ बैठे। बिल्कुल ठीक बात है। यही सब संस्थान सर, आप निजी स्कूलों का कहीं ना कहीं जिम्मा उठा रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का चरित्र निर्धारण कर कैसे रहे? जी प्रियंका जी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कभी भी ऑनलाइन क्लासेस इतने इफेक्टिव नहीं रहे। जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा, इफेक्टिव भी नहीं है, फीस भी लेना है, तो एक ही समय पे दोनों चीजें हो कैसे सकती हैं? जी
जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा नहीं, था पर ये कि बहुत हम बड़ा लोग विषय, पहले इसको स्वीकारिए आप लोगों कि अगर इफेक्टिव नहीं है, देखिए हमारे दर्शक खुद देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से निजी स्कूलों का जिम्मा उठाने वाले रोशन शेखावत जी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन नहीं परोसा जा रहा है बच्चों के सामने, बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे जी, हैं, आप बिल्कुल। स्वयं स्वीकारते हैं जी, और बिल्कुल। बावजूद उसके फीस पूरी वसूलते हैं। जी, एक ही बिल्कुल। समय पे दोनों चीजें कैसे हो रही है? प्रियंका जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि निजी स्कूलों ने ये डिसाइड किया था कि ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट बिल्कुल करेंगे, ठीक। ऐसा नहीं था। आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, डीओ की तरफ से लेटर जारी करा गया, एक नोटिफिकेशन जारी करा गया सारे स्कूलों को अप्रैल माह में कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। इतना रोचक विषय है जी। ना कि स्कूल खुद चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने आए, अभिभावकों को कोई लेना देना ही नहीं, मतलब पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा पढ़ने जाए, लेकिन स्कूल खुद घर चल के आ जाते हैं कि नहीं आप पढ़ने चलिए। ये तो बड़ा विचित्र मामला आप बता रहे हैं। क्यों चंचल गुप्ता जी? स्कूल जी। सरकार ने मिलकर तय कर लिया कि क्यों ऑनलाइन क्लासेस बच्चे लगानी क्लास चाहिए? चलेगी, उसका एक शेड्यूल भी शासन ने तय जी। करके पहुंचा दिया है कि प्राइमरी तक का बच्चा 30 मिनट की क्लास रहेगा और 30 मिनट की क्लास मदर लेगी। जी वो सर्कुलर मेरे पास है नहीं अभी, वो सर्कुलर में था कि प्राइमरी की 30 मिनट की क्लास मदर या कोई भी पेरेंट अटेंड जी। करेगा ये और उसके बाद अप टू 5 जो है 1 घंटे की क्लास रहेगी। सारा उन्होंने डिसाइड कर लिया। जी। किसी पेरेंट की कंसेंट है इसमें या नहीं है। दूसरा, जब हमने किसी भी स्कूल में एडमिशन लिया था, जैसा कि सर ने भी बताया जी और सब जानते हैं कि जो फीस तय होती है स्कूल की बिल्डिंग और फैसिलिटीज देखकर बिल्कुल तय सही होती बात है। ये फैक्ट है। हम हमारी गली का जो स्कूल होता है जहाँ 15,000 20,000 रुपए साल की फीस होती है, उसको छोड़ के शहर के बाहर किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ बड़े इसलिए नामचीन 1,000 स्कूल में, देते हैं, बिल्कुल 1,000 रुपए देते हैं सही बात है। कि बड़ा कैंपस है, बड़ी उसमें सुविधाएं हैं, sports अच्छा की है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। तमाम सुविधाएं होती जी। है। और चूंकि इस वक्त शिक्षा का एक समान स्तर है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि शासन ने जो राइट टू एजुकेशन के तहत 25% एडमिशन सभी स्कूलों में अनिवार्य करा है, जी उसमें किसी भी स्कूल की फीस में भेदभाव नहीं है। शासन शिक्षण शुल्क के नाम पे जो मेरी गली के स्कूल को देता है, जी। वही किसी शहर के बाहर किसी VIP बड़े स्कूल को भी दे रहा है, बिल्कुल सही मैं बात आपको है। बताना चाहूँगा जी। प्रियंका जी, बिल्कुल चंचल जी की बात से मैं सहमत हूँ। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एकमात्र मध्य प्रदेश की सरकार है जो पूरे भारत में सबसे कम शिक्षण शुल्क निजी स्कूलों को प्रोवाइड करवाती है। सबसे कम शिक्षण शुल्क का मतलब है कि 4,812 रुपये मात्र, मतलब 12 से 15 रुपये रोज में 5 घंटे बच्चों को पढ़ा के, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने सारे टीचर्स सारे मिला के, क्या यह कितना उचित है? इसके ऊपर भी जी से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हमारे सामने जी। कि अगर ये 4,812 रुपए में एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन तो फिर फीस इतनी- सरकार, जब सरकार ने खुद ने 4,812 रुपए निर्धारित कर तय दिया, रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम ये पे ट्यूशन फीस के नाम पे 50,000 जी। 60,000 रुपया का दबाव बनाने का कोई तुक नहीं बनता। जी दूसरा ये है कि सरकार अगर 4,812 रुपए इनको दे रही जी। है जो पर्याप्त नहीं है, इनको उसमें घाटा है, हम स्वीकार करते हैं कि हो सकता है कुछ घाटा हो, जी तो सरकार से ज्यादा हिस्सेदारी उन 75% पेरेंट्स की है जो इस घाटे की पूर्ति कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। स्कूल फीस तो वही दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, 75% इनके जितने एक्सपेंसेस है वो फीस बिल्कुल से सही लेट आउट हो रहा है। शासन इनको अगर 15,000 की जगह 10,000 की जगह 5,000 दे रहा जी। है, तो कहीं ना कहीं हमको 10,000 की जगह 15,000 देना पड़ रहा जी है। तो अल्टीमेटली राइट टू एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो जो बाकी पेरेंट्स पे बोझ बन गई। उन्हीं के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि जब कैसे सरकार- कैसे देखते हैं सरकार महाराज साहब, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है। बिल्कुल तो सही कहेंगे जी कि जब आपको दिख रहा है कि यहाँ से बॉम्बे की फ्लाइट का टिकट कोई लॉटरी में आपको 999 देता है, जी ठीक है, आप अपने आदमी को 1,000 रुपए देके बोलते हैं कि आप फ्लाइट से बॉम्बे जाएंगे और वो जाता भी, तो ये बिलीव करना मुश्किल है। वही बात है कि अगर सरकार आपको 4,000 रुपये साल देगी तो वो 4,000 का कहीं ना कहीं भेदभाव बच्चे के साथ होगा ही होगा। जी ठीक है, अब कोई विवेकानंद जी यहाँ नहीं है जो कि उस सम्मान के साथ उस बिल्कुल चीज़ सही को बात है। करेंगे। अगर कोई संस्था चला रहा है तो उम्मीद करता है कि सरकार भी निर्धारित की ऐसी करे, और यहाँ निर्धारित करे तो सब स्कूल के सारे बच्चों करते। जी RTI का आपने निर्धारित करा है तो उसी प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में आप निर्धारित कर दिया जी जो माननीय बालागंज के अध्यक्ष बोल रहे साहब, एक फॉर्मूला सब पर अप्लाई कर दिए। अभी इसने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इस तरह की जब मांग उठी तो खंडवा के प्रशासन ने एक कमेटी बनाई। जी कमेटी 17 टीम बनाई टोटल, उन्होंने 17 टीम बना के हर स्कूल का उन्होंने कुछ निर्धारित निरीक्षण बिंदुओं पे किया। ऑडिट किया। जी उसके बाद उनकी जो एक रिपोर्ट बनी और उन्होंने जो उसमें निष्कर्ष दिया है, उसमें जिस पर भी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें उन्होंने निष्कर्ष कर दिया कि शाला में लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क की अधिकतम सीमा तय की जाना चाहिए। शाला मतलब सभी स्कूल आ गए। जी जिस प्रकार RTE के तहत विभिन्न स्तरों में अशासकीय शालाओं को शासन द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की राशि प्रतिवर्ष के लिए निर्धारित की जाती है,
उसी को आधार मानते हुए शिक्षण शुल्क का निर्धारण किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि ट्यूशन फीस हर स्कूल की एक जैसी होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। ये तो खैर हम शुरू से ही इस विषय पर लगे हुए हैं। स्कूल खुलेंगे तभी ओवरऑल बात कर रहे हैं, ब्रॉडर सेंस में अगर बात करें, एक पॉलिसी अगर ये बनी होती है कि शिक्षा का शुल्क एक जैसा होगा हर स्कूल का, फिर मुझे अगर चाहिए कि मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल हो तो मैं उसकी फीस अलग दूंगा, मेरे स्कूल में अगर बास्केटबॉल होना तो उसकी फीस में अलग दूंगा। और सर ऐसा नहीं हो सकता महाराज आपके साहब की, मान लीजिए किसी अभिभावक को नहीं सिखाना अपने बच्चे को, स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, हॉर्स राइडिंग नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं चाहिए, तो ये भी एक क्राइटेरिया रख दीजिए ना कि उसकी फीस माफ हो जाएगी। जरूरी थोड़ी है किसी को बंधक बना के अननेसेसरी स्विमिंग पूल सिखाना, स्विमिंग सिखाना, हॉर्स राइडिंग सिखाना। जी, अपनी अपनी आय और अपने अनुसार व्यवस्था देते हैं। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार से उनके पेरेंट्स जॉब में, अब आपको घुड़सवारी आप सिखा दोगे तो कब तक उसका पेरेंट उसका खर्चा जी। तो आपको हॉबीज या हॉबी वो रखें जो पेरेंट बच्चा बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे शौक रखें कि जो आज से 1900 इंडिपेंडेंस पहले के थे, घुड़सवारी जरूरी चीज थी जी, पर शायद आज वो सेगमेंट अलग है जी। तो उसके लिए प्राइवेट एकेडमीज हैं, पेरेंट चाहे तो घुड़सवारी सीखे, शूटिंग के एकेडमीज हैं। बेसिक हेल्दी बॉडी के लिए स्पोर्ट्स होता है। स्कूल के लिए गरीब बच्चे की होती है हेल्दी बॉडी, और उसमें वो स्पोर्ट्स हो जिसमें वो भाग ले, मेडल जीते और देश और स्टेट नाम रोशन करे। अब उसमें आप जब एक्सोटिक करने चले जाएंगे उसको, तो फिर वो एक्सोटिक की फीस जो है वो पालक के बस के बाहर हो जाती है। कैसे देखते हैं रोशन साहब? जी बिल्कुल सही बात है। मैं जिस तरीके से चंचल जी ने और ये ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रही है, तो क्या सिर्फ स्कूलों पर ही सारी डंडा या छड़ी चले, सरकार की या पालकों की भी? पेट्रोल 80 रुपए था, आज से पेट्रोल डीजल और महंगाई और रसोई गैस की चर्चा हम अलग तरीके से हम अलग तरीके से करेंगे। हम साइकिल पर आ जाएंगे, ये तो हमारी स्वेच्छा है, पर जब बच्चों के एजुकेशन की बात हो रही है, बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है ना कि अब वो कैसे आप महंगाई और शिक्षा को एक साथ नहीं आप गठजोड़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम अगर डिस्कशन को और ज्यादा वाइड लेके जाएंगे तो हम मझधार में रहेंगे। मेरा ये कहना है गुप्ता जी से कि आप भी 2 कदम बढ़ाएं, हम भी 2 कदम बढ़ाएं, इस पूरे डिबेट को हम मझधार में ना छोड़ें जी। और जो बच्चे वास्तव में आना चाहते हैं जी, प्रोटोकॉल के तहत है, जिनको आना है वो जो पेरेंट्स भी अपनी मर्जी से कुछ शर्तें रखी हैं कि इन शर्त के आधार पर ही स्कूल खोले जाएंगे अगर भविष्य में स्कूल खोलते हैं, तीसरी लहर, चौथी लहर, क्योंकि ये तो कब तक चलेगा कोरोना का कहर हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, और शायद जो लोग इस विषय पर शोध कर रहे हैं वो भी नहीं जानते कि कितनी लहरें अभी आना बाकी है। ऐसे में आपने कुछ शर्तें रखी हैं। शर्तें मैडम, देखिए बड़ा सवाल ये है कि अभी फिलहाल अगर इस समय की बात करें तो लगातार WHO और ICMR तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। अपने भारत के भी तकरीबन 6 से 7 राज्यों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता जीवन की रक्षा करना होता है। और बच्चे पे जो भी हम खर्च करते हैं या जो हम अपनी पेइंग कैपेसिटी से आगे बढ़ के बाहर निकल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो इस समय जब हमने 16 महीने बिता दिए तो हमको ऐसा लगता है कि कम से कम ये जो 3rd फेज की बात कर रहे हैं, एक और निकाल देना चाहिए। दूसरा, तब तक जो लगातार बात हो रही वैक्सीनेशन के ट्रायल वगैरह भी चल रहे हैं, उसमें होना चाहिए। इससे पहले जो लास्ट सेशन में 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए थे उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए, तो हर स्कूल ने रिटर्न कंसेंट ली थी कि मैं अपने बच्चे को अपनी जिम्मेदारी में भेज रहा हूँ और किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होने पे स्कूल की कोई जवाबदारी नहीं, मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँ। तो जब हम आप उसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? तो हमारा जो बच्चा है मतलब हमारा जीवन है, तो हम उसको अभी खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। और यदि ये तो बिल्कुल सही बात है, चर्चा भले कितनी भी घंटे की करे, पर ये बहुत बड़ा सत्य है कि कोई अभिभावक गिनती चुनती के अभिभावकों का अगर जिनके बच्चे हाई क्लास में पढ़ रहे थे अगर उनको छोड़ दे, तो छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि स्कूल इस पेंडेमिक के दौर में खुले या किसी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की जाए। महाराजा साहब, आप कैसे देखते हैं? आपने यूट्यूब क्लासेस का एक फॉर्मूला तैयार किया था कि हमारे पेरेंट्स की लाइफस्टाइल फाइनेंशियल स्टेटस देखते हो, हमने ऑनलाइन ना करके वर्चुअल क्लासेस देखते हैं। एक स्टूडेंट्स पढ़ा है, हम आपके साथ बैठे हैं स्टूडियो में, उसमें टीचर्स बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट से आपका पूरा वीडियो बनाते थे 7 से 8 मिनट का, और उसे यूट्यूब पर लोड करके उसकी लिंक बच्चों को भेज दिया। अब आप एक बार देखें, 10 बार देखें, रोज देखें, 3 दिन बाद देखें, तो दैट वाज अ मच मोर सक्सेसफुल प्रोग्राम, क्योंकि वो टीचर जब बोल रहा था कोई न्यूसेंस नहीं रहा, तो बच्चा उसको, और मदर भी उसको, हमने आप तारीफ करेंगे कि हमने उसको डुअल लैंग्वेज रखा था, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि कौन पढ़ा था? माता जी।
है। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की माताएं जो होंगी वो हाउस वाइफ होंगी, तो अब मैं उनसे वो कोई भारी भारी अंग्रेजी शब्द बोल दूंगा, वो माँ से पूछे क्या तो उनको आपने हिंदी में कन्वर्ट करा है, और हमने क्षमा मांगी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है पर हम मल्टीलिंगुअल कर रहे हैं, क्योंकि हम माता जी को बार बार ये तो आपने बहुत बड़ा विषय रखा, क्योंकि आज भी अधिकतम जो पेरेंट्स हैं, ज्यादातर महिलाएं ही घर में रहती हैं जो हाउस वाइफ है, मैक्सिमम हाउस वाइफ है, तो वो नहीं पढ़ाने में इतना कैपेबल है बच्चे को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भले चल रही है पर पूरे समय माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जरूर बच्चों के साथ लगा रहता है। उन लोग को संभव नहीं है। अब देखिए जब बच्चा आपका स्कूल चले जाता था तो माता की अपने घर का काम, सास ससुर की देख रेख, बिल्कुल ठीक। अब जब सभी एक जगह आ गए तो निश्चित रूप से कार्य तो माना ही जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार में एक टीवी होगा जी, और अब बच्चे भी घर में कार्टून देखना, दादाजी को न्यूज देखना, अब क्या करे बच्चा, और उतने में आपने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी तो एक खड़े और बैठा दी। एक खर्चा भी तो जोड़ दिया रोशन जी इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। आप बच्चों को, पेरेंट्स को बोल रहे हैं लैपटॉप ला करके दीजिए, जिनके वहाँ 2 वक्त की रोटी का संघर्ष है उन लोगों को आप बच्चों के लिए 2-2, 3-3 मोबाइल लाने के लिए कह दीजिए, क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा तो है नहीं, घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनके अलग अलग डेटा होंगे, अलग अलग मोबाइल होंगे, तो ये तो एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस तो ठीक ही है जो है, डेटा का खर्चा आपने एक्स्ट्रा कर दिया, मोबाइल का खर्चा आपने एक्स्ट्रा कर दिया, छोटा बच्चा मोबाइल उठा के फेंक दिया तो वो खर्चा आपने एक्स्ट्रा कर दिया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था आप लोगों के माध्यम से। मैं पवार साहब की जो बात, पवार साहब की जरूरी नहीं कि सब कोठियों में रहते हो, सब बंगले में मैं रहते हो, पवार साहब की बात, सेपरेट रूम हो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। पवार साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी। पवार साहब ने जैसा कि जो एक सिनेरियो बनाया, निश्चित रूप से जैसे पैंडेमिक आया था तो स्कूल भी इन सारी चीज़ों के लिए एकदम से तैयार नहीं थे। हम लोगों ने भी थोड़ा हमारे टीचर्स को ट्रेंड किया, धीरे धीरे हम लोगों ने उसमें जो हमें प्रैक्टिकल जो परेशानियाँ आ रही थी उन प्रैक्टिकल परेशानियों को लेके भी सॉल्यूशन ढूंढे पेरेंट्स के लिए। हम लोगों ने भी हमारे टीचर्स को ट्रेन करा, पेरेंट्स को भी बुला के मीटिंग करी और उसमें बताया कि किस तरह से ऑनलाइन, पूरी तरह से प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस नहीं है। हाँ, उनके लिए जैसा कि ऑप्शन इन्होंने बताया कि हम लोगों ने छोटे वीडियो बनाए और नॉर्मल लैंग्वेज में वीडियो बनाए जो कि पेरेंट्स को भी समझ में आए और बच्चों को भी समझ में आए। तो निश्चित रूप से हम भी ये चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस पे जाएं हम सिर्फ समस्याओं को ही क्या बोलते डिस्कस नहीं करें, जो सॉल्यूशन बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर कि जिस प्रकार से पैंडेमिक आया और ऑनलाइन क्लासेस को अडैप्ट करते करते लगभग साल हो गया, वो अडैप्ट नहीं, बिल्कुल सही बात है, उसकी कोई भी सक्सेस अभी भी नहीं सीख पाए। बिल्कुल जैसा कि बंटी जी ने बताया कि उनके घर में 3 बच्चे हैं, परंतु वो स्वयं संतुष्ट नहीं कि उनका बच्चा पिछले 1 साल में कुछ सीख पाए। जी, सबसे बड़ा विचार में विषय रहेगा कि स्कूल कब खुलेंगे तो सरकार देखेगी, पर जब स्कूल खुलेंगे तो ये जो बच्चा कन्फाइनमेंट से बाहर आ गया जो अपने आप कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि उस स्कूल में आप उसको उतनी आसानी से वो नहीं जा पाएगा, त्रुटि था पहले। बिल्कुल सही बात है। 8 बजे मम्मी टिफिन बना चलती, वो टिफिन टूट गया है जी, अनुशासन भी नहीं बचा बच्चों में स्कूल में बैठने में। जवाबदारी बनेगी कि पहले पेरेंट बच्चे के बीच के जो दरारें बढ़ गई हैं, 2 दरार बैठ चल रही, 2 लड़कियां मेरे साथ, वो पहले एक हो और ये ध्यान रखें कि अभी से बच्चों को मोटिवेशन चालू करेंगे, हाउ स्किल फ्यूचर होंगी। कैसे देखते हैं पंडित जी, अगर लेट फीस भी आपको देना है, अगर फीस नहीं भर पाते हैं तो टीसी भी स्कूल देता नहीं है जल्दी, बहुत परेशान करने के बाद बच्चों को टीसी मिलती है, देते ही नहीं है और बदतमीजी अलग करते हैं कि हम निमंत्रण लेकर के नहीं आए थे कि आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन करवाइए। बहुत बड़ा विषय। इंदौर चूंकि मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, तो यहाँ पे जितने प्रभावशाली मंत्री हैं, सांसद हैं, मतलब सब ऐसे हैं जो सरकार में डिसीजन मेकिंग करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से उन सबको आना चाहिए, पेरेंट्स को साथ में आना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर घर की समस्या है, हो सकता है कोई फ्रंट में आ सकता है, कोई नहीं आ रहा है, पर हर घर की समस्या है और ये समस्याएं अगर जनप्रतिनिधि उठाते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो सीनियर चलेगा उसमें उन जनप्रतिनिधियों ने जनता के लिए क्या किया है। देखिए, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर घर में राशन भेज रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हर आदमी अपने हिसाब से अपने स्तर से जीवन जी रहा है, मेंटेन कर रहा है, सही है। ये प्रश्न ऐसा है जिसमें उसको कोई हस्तक्षेप वो चाहकर भी नहीं कर सकता है, इसमें जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए सरकार में खड़ा होकर कि नहीं भाई हम पेरेंट्स के साथ हैं। देखिए, स्कूल होंगे 200, 500, 5000, 10,000 पेरेंट्स लाखों में, तो लाखों लोगों की भावनाएं जब सरकार से जुड़ी है, एक्सपेक्टेशन जुड़ी है, उनको आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि स्कूलों को बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलना चाहिए, एक जेन्युइन अमाउंट डिसाइडेड हो जाए कि भाई ये जेन्युइन देना है,
देखिए आज मान लीजिए कोई लोकल एरिया का स्कूल है, उसको भी पता है कि मैंने कई सारे स्कूल देखे हैं, मेरी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनका ये कहना था कि भाई पहले हम 10 से 5 जाते थे, हमको पता था कि 10 से 5 जाना है, स्कूल पढ़ाना है, 5 क्लास अटेंड करनी है। बोले अब हम सुबह 8 बजे उठते हैं, स्कूल ने एक लैपटॉप भेज दिया हमारे यहाँ, नेट कनेक्शन हमने लिया, 8 बजे उठते हैं, तैयारी करते हैं, 2 बजे तक क्लास चलती है, 2 बजे बाद अगले दिन क्या पढ़ा था उसकी प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं। पहले से करनी पड़ती है। एजुकेटेड थोड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं गुप्ता जी कहा जा सकता है कि टीचर्स भी प्रिपेयर नहीं थे, स्कूल ने तो जो डिसीजन हवाई लेना था बस वो ले लिया और उसको ग्राउंड पे लेकर के आए, ये भी नहीं देखा कि हमारी सेना तैयार है भी या नहीं है उसके लिए। पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, जैसे ही पहले दिन स्कूल ने लैपटॉप भेजा, उन्होंने लैपटॉप खोला, बच्चों को बिठाया, नहीं समझ में आया, उन्होंने लैपटॉप भी वापस भेज दिया और इस्तीफा भी भेज दिया। मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत बड़ा विषय है। इस में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, एक है विद्यार्थी और दूसरा है शिक्षक। बीच में अगर स्कूल को बात करें तो एक एजेंसी है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है, बिल्कुल सही बात, जिसकी वो भरपूर फीस ले रहा है, अपने अनुसार कितना लेना है तय कर रहा है, कितना देना है वो तय कर रहा है। और आज इस कठिन समय में लेने के लिए पूरी मनमानी, पूरी दादागिरी है, हमने क्लास बंद कर देंगे, पढ़ाई नहीं करवाएंगे, परीक्षा नहीं लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, टीसी नहीं देंगे। और वही सेम सीन स्कूल टीचर्स के साथ भी है कि आपको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, आपको जॉब करना है तो करो, हम 25% देंगे, 40% देंगे, मतलब दोनों तरफ अपनी शर्तें चल रही है। पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो स्कूल नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको से टीसी नहीं मिलेगा, टीचर्स की मजबूरी है कि उसको पता है कि इस समय लगभग आधी से भी कम टीचर्स में स्कूल का काम चल जाएगा, क्योंकि पहले में स्कूल में जब बच्चे पढ़ते तो 35-40 बच्चे एक बेच में होते थे, आज 100 बच्चे एक ही बेच में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी वहाँ कम हुई है, तो जो टीचर्स 25,000-30,000 में काम कर रहे थे वो 5,000, 8,000, 10,000 में काम कर रही, दोनों का शोषण हो रहा है, जो दोनों महत्वपूर्ण हिस्सा है सिस्टम का। क्या कहना चाहेंगे रोशन जी इस विषय पर? जी, वास्तव में अभी जो बोल रहे हैं गुप्ता जी कि खर्चे कम हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये मानने को हम लोग तैयार हैं कि खर्चे कम हुए ज़्यादा है, जैसे आपने अभी बीच में भी टोका था कि खर्चे कम ज़्यादा एक अलग विषय हो सकता है। हम आज भी फिर कहना चाहूँगा मैं कि हम लोग इस डिबेट को जिस तरफ लेके जा रहे हैं कि आक्षेप लगाएं किसी भी लेवल पे जाके, हमारा ये कहना है कि हम सिर्फ बच्चों के भी एजुकेशन पे ध्यान दें कि हम बच्चों को वास्तव में सही तरीके इंटरेक्टिव क्लास में कैसे वापस। खैर तो बहुत देर कर दी आपने, साल भर पहले ही ये मध्यस्थता आप लोग आपस में करते, शायद तो आज हम किसी इस प्रकार से डिबेट के विषय पे नहीं बैठे होते जी। अगर समय रहते निजी स्कूल पालकों के साथ में व्यवस्थित व्यवस्था के तहत अगर चर्चा करता, शायद आज इस डिबेट की जरूरत तो नहीं पड़ती। दूसरा सुझाव जी, हर बार पेरेंट्स ही क्यों जाए, जी कभी स्कूल भी आ जाए, बिल्कुल सही बात। जी, उनको पता है पेरेंट्स जाएंगे और उनका अपर हैंड रहेगा। देखिए आज ये जो लॉबिंग हो रहा है, आज की तारीख में जो कोर्ट केसेस जा रहे हैं वो इनके जैसे गुप्ता जी जैसे जो परमिट लोग हैं वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, क्योंकि इनको मन में आया कि मेरे को लोगों के लिए कुछ करना है। वो भी बहुत बड़ा विषय है कि गुप्ता जी आप पालकों का विषय उठा रहे हैं, बच्चों का विषय उठा रहे हैं, पर आपके पीछे 10-15 से ज्यादा कभी हमको भीड़ नजर नहीं आई कि अभिभावक निकल करके आपके साथ खड़े होंगे, हमारा दर्द है, इतना डर है या फिर आप उनमें इतना संतोष नहीं जता पाए। आप बात करें संख्या की तो लगभग 150 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे अपने अकेले संगठन के हैं जी, उसके माध्यम से लगभग 20,000 से ज्यादा पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जी। पर ये इतना कठिन समय है कि अगर आज हम उनसे अपेक्षा करें, आरोप लगाएं कि जहाँ जहाँ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं तो सब लोग आए, तो संभव नहीं है, सब लोग परेशान हैं और इस सिस्टम से हार मान चुके हैं देखा जाए तो, मतलब होपलेस है, उनमें सरकार से उम्मीद नहीं है। एक निवेदन जी को भी और अपनी साहब की बात से कि जनप्रतिनिधि वाली बात है, मेरा सरकार को निवेदन है कि कोविड की परेशानी में एक सभी के लिए सामान्य फीस स्ट्रक्चर डिसाइड करने बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये थी स्कूली फीस पर लगातार चलते हुए घमासान पर हमारी विशेष चर्चा। अपने तमाम अतिथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि अपना कीमती समय आप सभी ने हमारे स्टूडियो में दिया। चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। भविष्य के गर्भ में है कि ये दो मियानी तलवारें, पालक संघ और निजी स्कूल, क्या वास्तव में किसी मंच पर एक साथ किसी प्रकार के विचार मंथन के लिए बैठता है? क्या इन सबके बीच बच्चों के एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण होता है? ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।